अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अनस भाई, एक हसास मौजू छेड़ा हुआ था तो बीच में आपने एक दूसरा ज़रा थोड़ा सा हसास मौजू छेड़ दिए। आप माशाल्लाह एक साहिब इल्म हैं और दूसरी आपकी मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगती है कि आप गुफ्तगू में अक्सर हवाला जात का या दलील का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपकी भैंस के हवाले से जो परख है वो भी मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी अच्छी लगती है। बल्कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि जब हम भैंसें वगैरह सेलेक्ट करने जाते हैं तो कभी मैं आपको कहूँ कि अनस भाई अज तुसी साडे नाल चलो तो तुसी पास करना माल तो तुसी मकाना तो असी लैना वा, असी सिर्फ थाडे पिछे कह लो कि पीछे इस्माम दिल्ला हो अकबर। ये मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आपको अप्रिशिएट करने के लिए। कोई इसमें तंज नहीं है, कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं है, कोई मुबालगाराई नहीं है। ये तो हो गई बात आपकी शख्सियत के एक मुस्बत और अच्छे पहलू की। माशाल्लाह बाकी भी सारे ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अब अर्ज़ ये कि जिन मौसूफ़ ने या जिन भाई ने ये चीज़ लिखी उसमें सेक्ट सीमेंट को चैप्टर को आप साइड पे रख दें। बीच में उन्होंने एक बात लिखी जो मेरे जैसा कोई भी पागल दिमाग बंदा उठ के मुतनाज़ा कर सकता है और ओपन फोरम पे 1000 बंदे में भी इसको मुतनाज़ा कर सकता है। गोरों ने भैंस इसलिए नहीं पाली कि उनकी नस्ल नहीं है, या गोरों ने इसलिए नहीं पाली कि पाकिस्तान में दरिया ज़्यादा हैं, या गोरों ने इसलिए नहीं पाली कि उनको काली चमड़ी पसंद नहीं है। बफलो मिल्क उतना इफ़ेक्टिव नहीं दुनिया में माना गया जितना काउ मिल्क माना गया है। काउ प्रोडक्टिविटी जितनी इफ़ेक्टिव है उतनी बफलो प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्टिव नहीं है। उसकी लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है, उसकी लैक्टेशन यील्ड ज़्यादा है, उसकी जो लाइफ है वो उन मुल्कों में उन ब्रीड्स की ज़्यादा है, हमारे मुल्कों में हमारी ब्रीड्स की ज़्यादा है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के हवाले से गाय हमेशा सूटेबल रही है। सो मच सो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में आपको गाय के दूध का जिक्र मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि भैंस के दूध का जिक्र मिले, मैंने नहीं खैर आज तक पढ़ा। अगर हो तो ये मेरी दीनी इल्म से नावाकफियत है, और अगर नहीं है तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि गाय के दूध की अहमियत ज़्यादा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के गुफ्तगू से गाय के दूध की अफादियत का जिक्र होता है। कुरान पाक में कहीं भी भैंस का जिक्र नहीं, गाय का जिक्र है। हाँ, चौपायों का जिक्र ज़रूर है। तो चौपायों में सारे हलाल चौपाए हैं। जो मुसलमान तो हलाल चौपाए पे यकीन रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भाई ने एक दफ़ा एक फोरम पे बैठे ये बात की कि ये वाटर बफलो है, तो वाटर ब्रीड है, ये दरियाई इलाकों में पाली जाती है। गोरों के ममालिक आप देखें, सवाए उन मुल्कों के जो लैंड लॉक्ड हैं वहाँ भी बड़े बड़े दरिया हैं और बड़े बड़े खूबसूरत बहुत बड़े बड़े दरिया हैं। वहाँ भी कैनाल सिस्टम है, वहाँ भी डैम्स हैं, वहाँ भी चीज़ें उसी तरीके से हैं, वहाँ भी जोग्राफिकल लैंडस्केप्स हैं, वहाँ भी ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। उन्होंने अगर भैंस पे सर्च करनी होती तो उन्होंने बड़ी देर की कर लेनी थी। वो सूअर जैसी नापाक तरीन चीज़ पे सर्च कर सकते हैं, तो भैंस तो उनके आगे पैदा भी नहीं हुई। हलाल जानवर है, प्रोडक्टिव जानवर है, बेनिफिशियल जानवर है। और पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं इसके दूध के फ़रेफ्ता हैं, उनको गाढ़ा पक्का ठीकरी जैसा दही चाहिए होता है, उनको वो चाय चाहिए होती है, वो दूध पत्ती चाहिए होती है जो मुंह में जाके जनाब उनके क्रीमी इफेक्ट पैदा करे, क्रीमी टेक्सचर दे। उनको वो खुराक चाहिए होती है जिसमें वो 35 साल की उम्र में ही भैंस का दूध पी पी के कोलेस्ट्रोल के बैड कोलेस्ट्रोल का HDL का शिकार हो जाएं। तो अला हाजल क्यास के ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। जो गोरा है वो हमसे हज़ारों साल आगे है, अप्रोच में भी सोच में भी। मैं इस बात को नल एंड वाइड करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की या वो 40 लीटर से आगे चले गए। ये बरसगीर की नस्ल थी, बरसगीर ने इसको डेवलप किया। अफ्रीकन ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपके को मिलेगी, अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ में आपको ये मिलेगी, आपको उसके अलावा और मुल्कों में भी मिलेगी, श्रीलंका में भी शायद है, मालदीव में भी है। तुर्की ने इस पे बड़ा काम किया है। तुर्की में आजकल वर्ल्ड बफलो कांग्रेस भी चल रही है इन दिनों में। जिस वक्त मैं आपको अपने ये अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी ये सारी नाकस गुफ्तगू, उस वक्त बफलो कांग्रेस का शायद दूसरा या तीसरा दिन है आज, क्योंकि फैसलाबाद से भी एक ब्रीडर गए हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान लेवल के माशाल्लाह वो फार्मर हैं। वो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, शायद कोई और भी गया हो लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये हमारे बरसगीर के लोगों को ही ये पसंद है। और यहाँ पे तो खैर जो तहकीक का मामला है वो अपनी जगह आपकी बात दुरुस्त है कि ना हमने तहकीक की है, ना हमें करनी आती है, ना हमने करनी है। जो यहाँ पे डिग्रियाँ ली जाती हैं वो भी प्लेजियरिज्म किस किस्म का है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है
میں خود کاپی پیسٹ کر کے رٹے مار کے میں نے اپنا ایف اے بی اے کیا ہے، کسی اور کو میں نے کیا کہنا. تو آج میں باتیں کرتا ہوں بڑی بڑی کہ جی میں تو صبح چند تے سی تے رات نوں میں مریخ تے پہنچ جانا. پریکٹیکلی دا تھنگز آر ناٹ لائک دیٹ. تو عرض یہ ہے کہ جس بندے نے بھی پوسٹ کی ہے اس کو کائنڈلی سمجھائیں کہ گوروں کی ایڈوانسمنٹ بہت بڑی ہے اور گائے کے دودھ کی افادیت زیادہ ہے، گائے کے دودھ کی افادیت بہت بہتر ہے. کیوں؟ مجھے گائے کے دودھ پہ اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے 2 سال گائے کا دودھ بیچنے کی کوشش کی. انس بھائی مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عرض نہیں کہ میں نے ناک سے لکیریں نکال لی تھی، مجھے گائے کا دودھ نہیں میرا فروخت ہوا تھا. لوگ ایسے رسپونڈ کرتے تھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے، اس سے پتہ چل جاتا ان کے پڑھے لکھے ہونے کا کہ جیسے میں گائے کا دودھ نہیں، اللہ پاک معاف کرے، کوئی یورن بیچ رہا ہوں. اور بھینس کا دودھ وہ کہتے ہیں جی ہم 120 روپے لیں گے اور لائن میں لگ کے لیں گے، اور گائے کا دودھ 70 روپے دیتے ہوئے یقین کریں ان کو موت پڑ جاتی ہے. سوائے پاکستان کے بڑے شہروں کے پوش ایریاز کے، سوائے آپ کی پڑھی لکھی سوسائٹیز کے، کہیں بھی بھینس کا دودھ نہیں گائے کا دودھ نہیں بک رہا. اور اگر بک رہا ہے تو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اللہ بھلا کرے گوروں کا جنہوں نے گائے کو سنبھالا ہے، ورنہ ہم نے تو گائے کی ماں بہن کر دینی تھی. اور یہ ہماری بھینسیں اگر 20 22 25 کلو کی ہوتی تو ہم نے بھی گائے کو اپنے ٹھڈے پہ ہی رکھنا تھا. یہ تو اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ گائے بھینس سے زیادہ دودھ دیتی ہے، تو ہمارے کسانوں اور فارموں کی ضرورت اور مجبوری بن گئی ہے گائے پالنا، کہ اس کی لیکٹیشن لانگ ہے، اس کا کاونگ پیریڈ گیسٹیشن پیریڈ اس کا کم ہے، اس کی بیانت زیادہ ہے، اور اس کے آپریشن ایکسپینسز کم ہیں، اس کی کمپلیکیشنز کم ہیں. اس کو علیحدہ سے ایک واٹر پونڈ نہیں چاہیے ہوتا نہانے کے لیے، وہ جا کے چھپڑ میں نہیں بیٹھ جاتی، وہ اس کی نسبت کمپیریٹیولی صاف اور نفیس جانور ہے. آپ کبھی بھی یہ لوگوں سے سنیے گا کہ جی گاں کا دودھ بچے نو پیاؤ تو عقل مند ہوندا. یہ ڈاکٹر صاحبان کیوں کہتے ہیں کہ جی بچے کو گائے کا دودھ پلائیں یا بکری کا دودھ پلائیں، نوزائیدہ بچے کو بھینس کا دودھ کیوں نہیں ریکمینڈ کر دیتے؟ اگر اتنے مائی کے لال ہیں، اگر اتنا اچھا ہی بھینس کا دودھ ہے تو کریں نوزائیدہ کو ریکمینڈ. جائیں آغا خان لیبارٹری میں چلے جائیں، کراچی میں چل جائیں، ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، کہ میں 50 آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. لاہور میں جیل روڈ پہ ان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کنگ ایڈورڈ والوں کا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی پیڈریٹریشین کے بہت ٹاپ کلاس ٹیم بیٹھتی ہے. کہیں انہیں جا کے کہ جی نوزائیدہ کو بھینس کا دودھ ریکمینڈ کر دیں. آپ ان سے بھینس کا دودھ ریکمینڈ کر لیں، یا کہ میرے ڈیرے سے میرے جانور کھور کے دے جائیں سزا کے طور پہ، میں اف تک نہیں کروں گا. اگر بھینس کے دودھ میں اتنی ہی زیادہ اچھائی ہے، اتنی زیادہ قابلیت ہے، تو پلائیں اپنی نوزائیدہ نسل کو دودھ. ہم گوروں کو کیوں سر بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بھینس پہ کام نہیں کیا؟